वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक्स पर। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? मतलब आपको बताना है कि कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण होती क्या है। ऑक्सीकरण में सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़े या ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। अब आप बताओ अवक्षेपण क्या होती है? इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। भोजन का पचना, भोजन के पचने में क्या होता है? ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीकरण। श्वसन, श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन, दहन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। वहीं अगर हम अवक्षेपण की बात करें तो अवक्षेपण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई क्रिया हुई, ठीक है, किसी तरह की कोई क्रिया हुई। अब क्रिया संपूर्ण होने के बाद कुछ ठोस पदार्थ बचता है। क्या बचता है? कुछ ठोस पदार्थ बचता है जो तली में बैठ जाता है। जो तली में कैसा होता है? रह जाता है। जो तली में रह जाता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं हम अवक्षेपण। इस क्रिया को अवक्षेपण बोल देते हैं। और जो ये पदार्थ तली में बैठ गया इसे हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते, दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? दही जैसे पदार्थ का मतलब उन्होंने बोला है। इस चीज से आप देखो, सबसे पहले तो आप याद रखो सिल्वर नाइट्रेट। जब भी इस तरह की कोई क्रिया आए ना, तो आपको उस रिएक्शन को करवा के देख लेना है, ठीक है ना, उससे काफी आसान हो जाएगा। अब देखो, आपको अगर मैं बताऊं तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? आई थिंक आप सभी को पता होगा। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। इसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सिल्वर की जो संयोजकता है वो +1 है और नाइट्रेट की -1, ठीक है। वहीं इसकी अब अभिक्रिया करवा रहे हो किससे? नमक के साथ। नमक मतलब NaCl, ठीक है ना। इस चीज के साथ आपने अभिक्रिया करवाई, यहाँ पर है माइनस और ये है प्लस। अब यहाँ का माइनस और प्लस आपस में जुड़ेंगे और यहाँ के माइनस और प्लस ये वाले आपस में जुड़ेंगे। आपका उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। ये उत्पाद आपके बनेंगे। अब जब ये उत्पाद बन जाते हैं तो एक ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। कैसी परत चढ़ जाती है? ब्लैक, ठीक है। इससे ब्लैक कलर की परत चढ़ गई। तो ये इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? ये अभिक्रिया जो होती है ये पूरी तरह से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इस चीज को आपको याद रखना है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचारण संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, संक्षारण आखिर होता क्या है? पहली बात तो आपको संचारण के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए कि संचारण होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली होती है वायु और दूसरी जो चीज होती है जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है नमी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो संक्षारण नहीं होगा। संक्षारण केवल लोहे का नहीं होता है। आपने देखा होगा जो सिल्वर पर ब्लैक लेयर चढ़ जाती है इसे भी आप संक्षारण बोलोगे। तांबे पर जो हरी परत चढ़ जाती है उसे भी आप संक्षारण बोलोगे। वहीं अगर आप ले आयरन को देखो तो आयन में अगर आप देखो तो जो रेड परत चढ़ जाती है वो भी संक्षारण होता है। तो किसी भी तरह की दूसरी परत चढ़ जाना उसे हम संक्षारण की श्रेणी में ले लेते हैं। और संक्षारण के लिए क्या आवश्यक होता है? वायु और नमी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तो संक्षारण होगा, वरना नहीं होगा। संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की जो होती है उसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इस पर आयन पर, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग की रिएक्शन। ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे पूछा गया है, संचारण किस प्रकार की क्रिया है? अपचयन। यहाँ पर वायु जुड़ रही है, वायु मतलब ऑक्सीजन, मान लो आप ऑक्सीजन जुड़ रही है। अपचयन नहीं। अवक्षेपण नहीं। कोई गलने के बाद कोई उत्पाद थोड़ी ना बना है। संयोजन नहीं। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ गया, मतलब कि ऑक्सीजन अनुपात कैसे बढ़ेगा? जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन ऐड हुई है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो आप उसे क्या बोलोगे? अपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बोलोगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया साथ साथ है। आप कोई भी अभिक्रिया लिख लो, जैसे आपने लिख लिया एक NaCl लिया आपने, यहाँ पर आपने ले लिया NaOH। इनकी रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी।
एक आपने अम्ल लिया HCl, एक आपने क्षार लिया NaOH, इनकी रिएक्शन होगी क्या? इनकी होगी। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से संयोग करेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना है, एक तो वाटर आपको मिला, जल, और दूसरी चीज जो आपको मिली है वो मिली है लवण। ठीक है, नमक मिला है आपको, सॉल्ट, लवण मिला है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया युग्म ये वाली कहलाई? यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम यहाँ चला गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, या आप बोलो तो OH आयन इस तरफ गया और H आयन मिल गए आपस में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? उदासीनीकरण और विस्थापन। चूंकि लवण बन रहा है, एक अभिक्रिया में अगर लवण बनता है तो वह एक उदासीनी करण अभिक्रिया हो जाती है। विस्थापन इसलिए है क्योंकि इसका OH, इसका H, इसका Cl और इसका Na आपस में मिले, एक दूसरे विस्थापित हो गया। यहाँ पर Cl ने विस्थापित कर दिया OH को, यहाँ पर OH ने विस्थापित कर Na को विस्थापित कर दिया OH ने H से। समझ में आ रही है बात? इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ नहीं होते हैं, अवक्षेपण और विस्थापन नहीं, संयोजन और विघटन नहीं हो सकते। या तो संयोजन होगा या विघटन होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर इस तरह की कोई क्रिया होती है तो उसे हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और हम उसे रेडॉक्स बोल देते हैं। कब? जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो और यहाँ पर हो रहा हो अपचयन, मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये ऐसा होता है। पर एक ही जगह पर ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं हो सकता कि यहीं पर ऑक्सीकरण हो अभिकारक वाले पार्ट में और यहीं पर रिडक्शन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इन दोनों की आपने अभिक्रिया बनाई और आपको मिला NaCl। ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को लास्ट एग्जाम्पल में बता चुके हैं, देख चुके हैं। NaOH और HCl की रिएक्शन करवाने के बाद NaCl बनता है और बनता है H2O। तो ये एक तरह से हमने देखा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण बन रहा है, लवण मतलब सॉल्ट बन रहा है, लवण। और यहाँ पर बन रहा है वाटर। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि लवण बनता है उत्पाद के तौर पर। तो कैसी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर A+B कोई पदार्थ है और इन्होंने अभिक्रिया करके C+D बनाया, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इन वाले पदार्थों का पूछा गया आपसे क्या नाम होता है? ये वाले पदार्थ क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। देखिए, ऑक्सीकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, अवकारक और अभिकारक, ये चार चीजें आपको ऑप्शन में दी है। देखिए, प्रतिफल का मतलब ये होता है जो चीज आपको अभिक्रिया के बाद मिली तो इन्हें आप बोलोगे प्रतिफल, प्रतिफल या अभिक्रिया उत्पाद। दूसरा होता है अवकारक, अभिकारक और ऑक्सीकारक। अब देखिए, एक आता है आपके पास में अवकारक। अवकारक का मतलब वो होता है जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। अवकारक इन्हें बोलोगे जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीडेशन हो। अभिकारक क्या होते हैं? भाग लेने वाले, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं जो, मतलब यहाँ पर क्या है, ए और बी। यहाँ पर प्रतिफल क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्रतिफल हो जाएगा सी और डी, जो अभिक्रिया में बनते हैं। और ऑक्सीकारक क्या कहलाते हैं? जो ऑक्सीकरण कर देते हैं। समझ में आ रही बात? ऑक्सीकारक जो होते हैं उनका होता है अपचयन, जिनका अपचयन हो, जिनका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। या फिर जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अवकारक की बात की गई थी। अवकारक में क्या था? जिनका ऑक्सीडेशन हो। समझ में आ रही बात? मतलब कि जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं, इसका उल्टा। यहाँ पर आप लिख सकते हो जो दूसरे को अपचयित कर दे, जो दूसरे को अपचयित करते हैं। ठीक है, ये चीज देखना है आपको। ओके, इन चीजों को अच्छे से लिख लेना। प्रतिफल वो होता है सी और डी, जो अभिक्रिया में बनता है। अवकारक वो होता है जिनका ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब कि जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं। अभिकारक कौन होते हैं? जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और ऑक्सीकारक कौन होते हैं? अपचयन, जिनका अपचयन हो जाता है, मतलब कि जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले ए भी मतलब कि अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर संयोजन,
उपचयन अपचयन अभिक्रिया मतलब कि इसे हम बोल सकते हैं रेडॉक्स, है ना? आपसे बोला जा रहा है क्या श्वसन रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर द्वि अपघटन अभिक्रिया है। देखिए श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जिससे कि एक चीज तो क्लियर कर लो आप कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब हम श्वसन की अभिक्रिया करते हैं तो इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने का कारण हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है, श्वसन एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना? क्योंकि श्वसन के माध्यम से ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जनरेट होती है जो हमें मिलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि एक आपने स्ट्रॉन्ग मिलाया और एक आपने वीक मिलाया, ठीक है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग मिला। इस तरह से मत करना, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया, ठीक है ना, और हमने यहाँ पर लिया वीक बेस, तो इसका जो संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार मतलब कॉन्जुगेट अम्ल बोलते हैं, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार वो कैसा होगा? ये स्ट्रॉन्ग है तो संयुग्मी क्षार हो जाएगा दुर्बल, मतलब वीक हो जाएगा। और इधर पर अगर वीक बेस लिया है तो जो इसका संयुग्मी अम्ल होगा, संयुग्मी अम्ल, वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, इसका संयुग्मी क्षार अभिक्रिया करता है और संयुग्मी अम्ल हमें मिलता है। तो विलयन में क्या होते हैं, यहाँ पर जो विलयन बना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा संयुग्मी क्षार, एक तो संयुग्मी क्षार होगा और दूसरा होगा संयुग्मी अम्ल, ठीक है, संयुग्मी अम्ल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर संयुग्मी अम्ल कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और संयुग्मी क्षार कैसा है? वीक। मतलब कि ये वाला अगर स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है विलयन में, तो यहाँ पर संयुग्मी अम्ल जो विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। इस तरह से याद करना है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्ट्रॉन्ग बेस का संयुग्मी क्षार कैसा होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड का संयुग्मी क्षार कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा और वीक एसिड का संयुग्मी क्षार स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विलयन अम्लीय है तो अम्लीय विलयन होने की वजह से कैसा हो जाएगा? 7 से कम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक ऑब्वियसली अगर आपने क्षार को जल में घोला है तो आपने पढ़ी होगी ब्रोस्टेड एंड लॉरी परिकल्पना। तो ब्रोस्टेड और लॉरी परिकल्पना के अनुसार एक होता था H प्लस और एक होता था OH माइनस। जो H प्लस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अम्ल। और जो OH माइनस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। अब क्षारक है, पहली बात तो ये कि क्षारक और क्षार दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार के जो क्षार होते हैं वो क्षारक हो सकते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये चीज हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना पढ़िए, अगर क्षार है, क्षार को आपने जल में मिलाया तो OH आयन देगा। देखिए मिला के देखते हैं। NaOH ये एक क्षार है और इसको हमने मिलाया जल में, इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। Na को भी आप इस तरह से लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर H और OH है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया? क्षार ने OH आयन दिया, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, इस तरह से। तो OH माइनस दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला हम देख, अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल होता है? दही में आपसे पूछा है किस प्रकार का अम्ल होता है, लैक्टिक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक या अन्य, कौन सा होता है? देखिए लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध दही में, याद रखना है आपको, दूध दही में होता है। वहीं अगर हम सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किस में होता है? ये होता है नींबू में, आपको याद रखना है। ये आपको आंवला में याद रखना, मतलब खट्टी चीजों में होता है, अंगूर में होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं अगर आप बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा दही में, तो दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर बात हो रही है अम्ल की। अम्ल में एक परमाणु अवश्य होता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस देता है। अब देखिए हम अम्ल लिखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अम्ल। अम्ल कौन सा हमने लिखा? HCl। आप दूसरा भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले लो। तो यहाँ पर क्या है, जब आप इसे तोड़ोगे तो यहाँ पे बनेगा H प्लस और Cl माइनस। अब ये क्या कर रहा है? ये एक धातु से अभिक्रिया कर रहा है। अगर हम HCl की अभिक्रिया करवाएं
धातु मतलब क्लोरीन से हमने अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर भी 2 ले लो। अब इधर से क्या बनेगा, एक तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और निकलेगा Cl। ठीक है, मिलने निकलेंगे ना इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनी, एक हाइड्रोजन गैस बनी। क्या आ गया आंसर, ऑप्शन ए। इस तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाना जानते हैं, क्या कहे जाते हैं। स्वाद में पहली बात तो खट्टा, और नीले लिटमस को लाल बना दिया, मतलब कि खट्टे हैं तो वो होंगे अम्ल, और नीले लिटमस को लाल बना दिया अम्ल ने। ठीक है, लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, अगर हम लिटमस के नेचुरल कलर की बात करें तो वो कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। बैगनी मतलब वायलेट, कैसा होता है, वायलेट होता है। अब इसमें जब आप अम्ल मिक्स करते हो एसिड, और आप मिक्स करते हो बेस, जब आपने अम्ल मिक्स किया है, एसिड मिक्स किया, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। और जब आप बेस मिक्स करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, संक्षारण या क्षरण क्या कहलाते हैं। देखिए, संक्षारण हम देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। क्षरण मतलब क्या होता है, किसी चीज का खत्म होना, इसे हम बोलते हैं क्षरण। अब बचता है क्षारक और क्षार। देखिए, भस्म की दो वैरायटी होती हैं, एक तो आप ले सकते हो क्षार, और एक आप ले सकते हो क्षारक। ठीक है, देखो दोनों एक ही हैं, बस कुछ बेसिक डिफरेंस आपको याद करना है। पहला तो आपके क्वेश्चन में ही जो दिया गया है कि घुलनशील कौन सा होता है जल में, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ क्षार होते हैं ना, वो जल में घुलनशील होते हैं। अब देखो कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये नहीं घुलते। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं घुलते। दूसरा आपको याद रखना है, इनका आयनन हो जाता है, आयनन होता है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अनआयनित। ठीक है ना, ये अनायनित होते हैं। ठीक है, इनका आयनन नहीं होता। ओके, और इसके अलावा और भी चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जितने भी प्रकार के क्षार होते हैं, क्षार, सॉरी यहाँ पर क्षारक नहीं है, ये होते हैं क्षारक। ठीक है, ये ऐसा। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के क्षार होते हैं, वो सभी क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्षारक के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे FeOH होल ट्राइस है, क्षारक में क्या आ जाएगा, FeOH होल ट्राइस, ये एक क्षारक हो गया। दूसरा आप इसको हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका होता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, मतलब CuOH होल ट्वाइस, ये भी एक क्षारक होता है। वहीं अगर आप क्षार की बात करो तो NaOH होता है, आराम से घुल जाएगा, ये माइनस और प्लस देगा, पर ये नहीं देंगे। ठीक है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप ले सकते हो, KOH ले लो आप, MgOH होल ट्वाइस ले लो, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय होता है। पीएच स्केल के अनुसार बताया गया है। यहाँ पर पीएच स्केल होता है, बीच में होता है 0, यहाँ पर होता है 40, और यहाँ पर होता है 7। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है एसिड का, जो 0 से 7 तक रहता है। जो 7 होता है, ये होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन का एरिया। और ये वाला जो एरिया होता है 1 से 14 तक, ये होता है बेस का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इधर पर जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, और इधर पर होता है स्ट्रॉन्ग क्षार। समझ में आ रही बात। और ये क्या होता है, ये होता है उदासीन, बीच में 7। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल कौन सा होगा, 0। ठीक है, और प्रबल क्षार की अगर आप बात करो तो यहाँ पर होता है 14 नंबर का। ये कैसा होता है, ये भी एसिड होता है। 3 अगर है पीएच तो भी एसिड ही होगा, और अगर 7 पीएच है तो ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, बिल्कुल, जो निकाला जाता है। आपको यहाँ पर पूछा गया जो लिटमस होता है, अभी मैंने बताया था कि जो नेचुरल कलर कलर होता है, नेचुरल कलर होता है किसका, लिटमस का, वो कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है, मतलब बैगनी कलर का होता है। ये किस चीज से निकाला जाता है, लाल से, लाइकेन से, पत्ता गोभी से, या पेटूनिया से। लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। देखिए ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, कठिन रिएक्शन नहीं है। शुष्क बुझा हुए चूने का आपको सूत्र पता होना चाहिए, CaOH होल्ड वाइज, ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र।
दूसरी तरफ आपको क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद आ रही होगी, CaOCl2, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर विरंजक चूर्ण, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, CaOCl2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसे ही बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण। तो क्या बना आपका विरंजक चूर्ण बना। समझ में आ रही है बात, याद रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हल्दी लिटमस पत्र, हल्दी होता है, लिटमस पत्र होता है, किस प्रकार के सूचक होते हैं? संश्लेषित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होते हैं या अन्य होते हैं? देखिए पहली बात तो प्राकृतिक होते हैं। हल्दी प्रकृति में पाई जाती है, प्राकृतिक होती है। हल्दी भी एक तरह का सूचक होता है। जब आप हल्दी में क्या मिलाते हो, अम्ल, तो कैसी हो जाती है हल्दी, भूरे कलर की हो जाती है, भूरे कलर की हो जाएगी। ओके, लिटमस पत्र की अगर आप बात करते हो तो लिटमस तो आप जानते ही हो, अगर एसिड आपने मिलाया और दूसरी तरफ बेस होता है, जब आप इन्हें मिलाओगे, एसिड मिलाओगे तो ये रेड हो जाएगा, और जब बेस आप मिलाओगे तो बेस मिलाने के पश्चात ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपच का उपचार, अपच मतलब खाना नहीं पच रहा, तो निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है अपच में? देखिए अपच, अगर हम अमाशय की बात करें, अमाशय, तो अमाशय के अंदर क्या होता है, HCl का श्रावण होता है। HCl वो भी बहुत ज्यादा प्रबल, 1.5 pH स्केल का। ये एक तरह का क्या है, एसिड। ठीक है, अब एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे ये है एसिड, एसिड के हमें क्या करना है, प्रभाव को कम करना है। इसको कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाओगे, आप इसमें क्या मिलाओगे, एंटी एसिड ही मिलाओगे, जिससे एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा। समझ गए, तो आप क्या क्या मिलाओगे, एंटीसिड। एंटीबायोटिक नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, ये दर्द के लिए उपयोग में लाई जाती है एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, एंटीसिड। क्योंकि हमें एसिड के प्रभाव को कम करना है, HCl इसके प्रभाव को कम करना है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम एंटी एसिड मिलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीकरण। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दहन, दहन में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल होती है। अवक्षेपण, अवक्षेपण में ऑक्सीजन नहीं होती। भोजन के पकने में होती है, श्वसन में भी होती है। दहन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस की आपने दहन की, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑब्वियसली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। दहन कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, अपघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉपर चूर्ण, यहाँ पर देखो जब भी रिएक्शन आए ना आपको लिख लेना है, कॉपर चूर्ण मतलब कॉपर को वायु में गर्म किया, हमने कहाँ गर्म किया, वायु में हमने इसको हीट दी, क्या दी, हीट। जब सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, किसकी, CuO, इसकी एक परत जम गई। इस परत का रंग कैसा होगा, आपसे ये पूछा गया है, तो इस परत का रंग कैसा होता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए, ये रंग कैसा होता है, काले कलर का होता है। इसे भी एक तरह से हम संक्षारण की श्रेणी में ही लेते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे बनती है आपको ये याद रखना है, ये बनती है कॉपर के ऑक्सीकरण से। कैसे बनती है, कॉपर के ऑक्सीकरण से। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, क्या बनता है, तो ये बनता है, ये कैसा होता है, एक सॉलिड होता है, कैसा सॉलिड, ब्लैक सॉलिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तो काली परत बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण? जैसे हम देखते हैं ना, साग सब्जी सड़ जाती है, हम उससे कंपोस्ट खाद बना लेते हैं। कैसी खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट खाद बना लेते हैं हम उससे। तो कंपोस्ट खाद बन रही है, खाद बन रही है, अगर हम उससे क्या बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, मतलब कि ऊर्जा निकलेगी। बायोगैस आपने सुनी होगी, बायोगैस में भी हम करते हैं, गोबर वगैरह को हम सड़ा देते हैं, जिससे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बायोगैस। वहीं कंपोस्ट खाद अगर हम बना रहे हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी, ना कि ऊष्मा शोषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaOH। सोडियम और हाइड्रोक्साइड, जहां भी हाइड्रोक्साइड हो वहां OH लग जाता है। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, Na+ और OH माइनस। और अभी हमने पढ़ा है जो OH माइनस दे वो कैसा होता है, वो बेस की निशानी होता है, मतलब क्षार या भस्म या क्षारक की निशानी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो बेस हो जाएगा। अब इसका पीएच आपसे पूछा गया, तो जो 11 12 13 14 कितना होगा, देखो NaOH क्या होता है, एक बहुत ज्यादा प्रबल क्षार है। ये कैसा है, ये है प्रबल
क्षार, प्रबल क्षार होने की वजह से जो पीएच स्केल था हमने देखा था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 14, तो 14 होगा, प्रबल क्षार है ना इसलिए। ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये बेस का एरिया था, और ये वाला जो एरिया था ये एसिड का एरिया था। ठीक है, और 7 तो आप सभी जानते हो, 7 जो न्यूटन के लिए था। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच, अभी हमने देखा है पीएच स्केल, ये था पीएच स्केल, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 14 था। ये प्रबल बेस वाला एरिया है, ठीक है ना। ये है जो ये एसिड वाला एरिया है, और यहाँ पर क्या था, ये न्यूट्रल का एरिया था। तो क्या हो गया, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। ठीक है, दो नहीं होगा, दो में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 9 में क्या होता है, वीक बेस। ठीक है, वहीं 11 में क्या होता है, 11 में आप बोल सकते हो मीडियम बेस, है ना, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, मीडियम बेस। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, अगर तो हम उसे उदासीन बोल देंगे। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।